यह कहानी छोटे से गांव सुल्तानपुर की है, जहां पर दो किसान रहते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम रमेश। दोनों बचपन के दोस्त थे। राजू थोड़ा गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी तरफ रमेश एक नंबर का लालची और आलसी इंसान था। वह दिन भर बस यहाँ वहाँ लेटा रहता है, सिर्फ आराम करता है। मेहनत नाम की कोई चीज उसके जिंदगी में नहीं थी। वही राजू खेतों में दिन भर काम करता है। राजू की मेहनत और सच्चाई की वजह से उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होती थी, जिससे गांव के सारे लोग राजू से जलते थे। अरे देखो जी, इस बार भी राजू की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही बन जाएगा। हमेशा इसके ही साथ इतना अच्छा क्यों होता है? अरे विमला, तुम क्यों परेशान होती हो? मेरे जीते जी हम इसे राजा नहीं बनने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। दूसरे दिन राजू सुबह जल्दी उठता है और खेत के लिए निकल जाता है। अपनी खेतों की फसल को देखकर वह बहुत खुश होता है। अब जाकर उसकी मेहनत रंग लाई थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। लगता है कि इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। हे भगवान, ऐसे ही अपना कृपया बनाए रखना। फिर राजू इतना बोलकर वापस घर की तरफ जाने लगता है। आज वह बहुत ज्यादा खुश था। उसकी खुशी देखकर उसकी बीवी बोलती है, क्या बात है जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। लगता है इस बार फसल ने कमाल ही कर दिया है। हाँ सुधा, तुम ठीक कह रही हो। इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। कल से कटाई शुरू करनी है। तुम तैयारी करना शुरू कर दो। इस बार तो लगता है कि अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा अच्छा गुजारा भी हो जाएगा और राहुल की पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा सुधा, चलो खाना लाओ, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। फिर जल्दी सोकर कल सुबह जल्दी उठकर फसल की कटाई करने खेत भी जाना है। सुधा राजू के लिए खाना लगा देती है और वे दोनों खाना खा ही रहे थे, तभी राजू सुधा से कहता है, अरे सुधा, ये पराठा किसने बनाए हैं? इतने मजेदार और टेस्टी है। सुधा, ये पराठा बाजार से लाई हो या फिर घर में ही बनाई हो? अरे जी, क्या हुआ, सही नहीं लग रहा है क्या? मैंने यह पराठा घर में अपने हाथों से बनाए हैं। अगर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो और ले लो जी, अभी बहुत सारा पराठा है। अरे नहीं नहीं सुधा, पेट भर गया है आज। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। और हाँ सुधा, जो और पराठा बचा हुआ है उसे रख दो, कल खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। वैसे तो ठंड का आखिरी महीना चल रहा था, लेकिन ठंड और बारिश वैसे ही हो रही थी। तभी जैसे ही आधी रात होने लगती है, तो अचानक से सुधा की नींद खुल जाती है और सुधा देखती है। अरे बाप रे बाप, मौसम तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अरे ये क्या हो गया है? इतनी तेजी से बारिश भी होने लगी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। राहुल के पापा भी सो रहे हैं, मुझे इनको जगाना चाहिए। अरे सुनिए जी, जल्दी से उठिए, देखिए आपकी सारी फसल खराब हो रही है। सुधा की आवाज़ सुनकर राजू जल्दी से उठ जाता है। अरे इतनी तेज से बारिश हो रही है, ये क्या हो गया सुधा? अगर इतनी तेज बारिश होती रही तो हमारी फसल सारी बर्बाद हो जाएगी। आधी रात को दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। फिर सुबह होते होते बारिश रुक जाती है। फिर वो दोनों जल्दी से अपनी फसल को देखने के लिए खेत की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे वह दोनों खेत पहुंचते हैं, फसल को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई है। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। ये देख राजू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर भारी मन से दोनों अपने घर वापस जाने लगते हैं। उन पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। फसल के बर्बाद होने से राजू बहुत परेशान हो जाता है। सुनिए जी, जो होना था वो हो गया। अब आप परेशान ना हो, अब हमें इसका हल ढूंढना होगा। राजू और सुधा अपनी फसल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे।
वहीं दूसरी तरफ रमेश और विमला बहुत खुश थे और रमेश अपनी पत्नी से कहता है, देखो विमला, मैंने तुमसे बोला था ना कि यह राजू कभी राजा नहीं बन सकता है, और ऐसा ही हुआ। भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ जी, यह तो सही है, लेकिन हमारी भी तो फसल बर्बाद हो गई है। आपको यह भी तो सोचना चाहिए। अरे विमला, मैंने अपने खेतों में राजू जितनी मेहनत नहीं की और ना ही उतना पैसा लगाया है, इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि राजू की फसल बर्बाद हो गई है। अब कम से कम राजू हमसे ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाएगा। इधर रमेश अपनी पत्नी के साथ खुशी मना रहा था और उधर दूसरी तरफ सुधा राजू को तसल्ली देती है। लेकिन बारिश लगातार चल रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी राजू को थोड़ी सी उम्मीद थी कि क्या पता कुछ फसल बच जाए। दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है, तब राजू दोबारा खेत की तरफ जाने लगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब कुछ भी नहीं बचा था। राजू यह सब देखकर बहुत टेंशन और उदास हो गया। आखिर इसके अलावा वह बेचारा कर भी क्या सकता था। वह दुखी मन से घर जाने लगा और घर पहुंचकर सारी बात अपनी बीवी को बताई। इस तरह टेंशन की वजह से वह बिस्तर पर ही बैठ गया। अरे सुधा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? सुधा, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अच्छा चलिए, आप टेंशन ना ले, मेरे पास एक आइडिया है। अरे सुधा, कैसे टेंशन ना लूं? मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी। क्या बोल रही थी सुधा? मेरे पास एक आइडिया है। बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? देखो जी, आपको तो पता ही है ना कि मुझे समोसे बनाने में बहुत मजा आता है। वैसे भी ठंड अभी खत्म नहीं हुई है। हम ऐसा करते हैं कि समोसे बनाकर सारे गांव में बेचना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे घर का गुजारा तो हो ही जाएगा। हाँ सुधा, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन समोसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे जी, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। थोड़े पैसे आप गांव के सेठ से उधार ले लेना। उनसे कहना कि जैसे ही थोड़ा मुनाफा होगा, हम उनके पैसे लौटा देंगे। हाँ सुधा, तुम सही कह रही हो। बस ये बारिश रुक जाए, हम दोनों अपना काम शुरू कर देंगे। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे ही दिन सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। राजू गांव के सेठ के पास उधार लेने चला जाता है और राजू को देखकर सेठ कहता है, अरे राजू, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार की जरूरत थी। अगर थोड़े पैसे उधार मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। अरे राजू, क्यों नहीं, मैं यहाँ उधार देने के लिए ही तो काम करता हूँ। अच्छा राजू सुनो, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे दूंगा, लेकिन अगर समय पर नहीं लौट आए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। बताओ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुझे पैसे दे दूं। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो। मैं आपका पैसा आपको वक्त पर ही वापस कर दूंगा। फिर सेठ राजू को पैसा दे देता है। राजू सेठ से पैसे लेकर घर आ जाता है। राजू अपने पत्नी से कहता है, ये लो सुधा, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूं, लेकिन उसने तो एक अजीब सी ही शर्त रख दी। अगर समय पर पैसे वापस ना दिए तो वह मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा। अच्छा चलो, आप फिक्र मत करो। देखो, ठंड का मौसम अभी भी है और हमारे समोसे बहुत अच्छे से बिकेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सारे गांव वाले हमारे समोसे बहुत मजे से खाएंगे। इस तरह हम सेठ के पैसे भी आसानी से वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है सुधा, हम कल से ही समोसे बनाने का काम शुरू करते हैं। इस तरह से राजू जल्दी से बाजार जाता है और समोसे का सामान खरीद कर ले आता है और फिर सुधा समोसे बनाने में लग जाती है। सुधा कुछ समोसे बनाकर राजू को दे देती है और राजू समोसे बेचने के लिए बाजार की तरफ जाने लगता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार कहोगे समोसे ले लो, समोसे। तभी एक आदमी राजू से समोसे लेने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे भाई, ये समोसे कितने के हैं? अच्छा भाई, 1 किलो समोसे 60 के हैं। आपको कितने चाहिए? फिर राजू 1 किलो समोसे पैक कर देता है और पैसे लेकर आगे की तरफ जाने लगता है। इस तरह से उसके सारे समोसे गांव में बिक जाते हैं।
और राजू खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे सुधा, जल्दी से थोड़ा पानी ले आओ, आज तो बहुत थक गया हूँ। क्या हुआ जी, आपने पूरे समोसे बेच दिए कि नहीं? अरे हाँ सुधा, समोसे तो सारे बिक गए हैं। समोसे इतने मजेदार थे कि गांव वालों को बहुत पसंद आए और सारे समोसे बिक गए। बस इन पैसों से थोड़ा राशन ले आएंगे जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। अगले दिन सुधा और भी ज्यादा समोसे बनाती है और राजू उनको बेचने के लिए बाजार की तरफ चला जाता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार कहोगे समोसे ले लो, समोसे। राजू जैसे ही आवाज लगाता है, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे सारे समोसे बिकने लगते हैं। इसी तरह हर दिन ऐसा ही होता है और फिर कुछ वक्त में ही राजू जहां एक टोकरी में समोसे बेचा करता था, अब समय के साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। उसकी आमदनी भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और गांव के लोग भी ज्यादा समोसे खरीदने लगे। अब उसे हर रोज अच्छा मुनाफा होने लगा। इस तरह से राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश रहने लगे थे और उनके हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे। एक दिन जब राजू और उसकी पत्नी घर के दरवाजे के पास आग के सामने बैठकर बातें कर रहे थे, तभी गांव का एक अमीर सेठ राजू के पास आता है और कहने लगता है, राजू बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारे समोसे बहुत मजेदार होते हैं। मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है तो मुझे उसकी दावत के लिए कल ज्यादा लोगों के लिए समोसे चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे दोगे? सेठ जी, आपको कल सारा समोसा मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सही टाइम पर। सेठ जी, आप चिंता मत करिए, हम आपको सही टाइम पर समोसे बनाकर दे देंगे। उनकी यह सारी बातें रमेश और उसकी बीवी वहां छुपकर सुन लेते हैं। विमला, भगवान हमेशा इस राजू के साथ ही क्यों होता है? इस बार भी इसके हालात ठीक हो गए, लेकिन इस बार मैं इसके साथ बहुत बुरा करूंगा। नहीं छोड़ूंगा इस राजू को। इसे रमेश और उसकी बीवी राजू की कामयाबी देखकर बहुत जलते हैं। वे इस इंतजार में थे कि सुधा समोसे बनाकर कहां पर रखती है। जैसे ही सुधा समोसे बनाकर वहां से सोने के लिए जाने लगती है, रमेश और उसकी बीवी चुपके से वहां जाते हैं और सारे समोसे में एक ऐसा मिर्ची वाला मसाला डाल देते हैं जिससे सारे समोसे खराब हो जाते हैं। फिर जब वे वहां से जाते हैं और इस बारे में बातें करते हैं, तभी गांव का एक भला आदमी पीछे खड़ा सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वह उस वक्त खामोशी से वहां से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सुधा समोसे को देखती है तो वहां सारे समोसे पर मिर्च का मसाला और अजीब से खराब समोसे पड़े होते हैं। ये देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से सारी बात अपने पति राजू को बताती है। अरे ये क्या हो गया सुधा, मैं अभी सेठ के घर जाता हूँ और इस समोसे के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर राजू सेठ के पास जाने लगता है। सेठ जी, कल रात को मेरे घर पर पता नहीं किसी ने सारे समोसे खराब कर दिए, लेकिन आप फिक्र मत करो, मुझे बस आप शाम तक का वक्त दे दें दो। मैं आपके सारे समोसे दोबारा बना लूंगा और आपके घर शाम तक ले भी आऊंगा। हाँ ठीक है राजू बेटा, मैं तुम्हें समय देता हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर शाम को समोसे बनाकर ले आना, क्योंकि शाम को दावत है, सारे मेहमान आएंगे। ठीक है सेठ जी, मैं शाम तक समोसे तैयार कर दूंगा। फिर राजू जैसे ही घर की तरफ जाने लगता है, तभी रास्ते में वह बूढ़ा आदमी राजू को रोक लेता है और उसे रात वाली सारी बात बता देता है कि किस तरह रमेश ने उसके सारे समोसे खराब कर दिए थे। ये सुनकर राजू बहुत हैरान हो जाता है और घर चला जाता है। राजू और सुधा दोबारा से सारे समोसे तैयार करते हैं और समोसे तैयार करके राजू सेठ के पास जाता है। वह उसे समोसे बनाकर देता है और सारी बात भी बता देता है कि किस तरह सेठ के समोसे खराब हुए हैं और दावत लेट हुई। सेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे और वह अपने नौकर के साथ राजू और उस बूढ़े आदमी के साथ रमेश के घर जाता है। अरे क्यों रे रमेश, तुम बहुत घटिया इंसान निकले। तुमने अपने ही दोस्त की सफलता नहीं देखी जा रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने राजू के सारे समोसे खराब किए हैं और इस बात का गवाह ये आदमी है, इसने सब सुना है। अब तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मैं राजू से फजूल में ही जल रहा था। मुझसे उसकी कामयाबी नहीं देखी जा रही थी। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सेठ जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि तुम कल ही इस गांव से निकल जाओगे और फिर कभी भी इस गांव में मुझे दिखाई नहीं देना। इस तरह से रमेश को अपनी करनी की सजा मिल गई और राजू अपने काम में और भी कामयाब हो जाता है। अब दोनों बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिससे उसे अंत में उसे सफलता मिली। साथियों, ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।